अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था? महाराजा हरी सिंह ने। बोथ पाकिस्तान और इंडिया को एक लेटर भेजी, उनको बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना कि आपके साथ। और पाकिस्तान एग्री हुआ था 14 अगस्त को, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। बोला कि एक डेलीगेशन भेजो यहाँ दिल्ली और हम यहाँ बात करेंगे। तो हुई कहानी 12 अगस्त की ख़त्म। इसके बाद हमने बोला कि इंडिपेंडेंस हुई 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ पाकिस्तान की तरफ से 22 अक्टूबर 1947 को। पाकिस्तान ने ही पहले बताया कि हम आप आज़ाद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले तो उन्होंने ही इन्वेजन स्टार्ट किया। दिल्ली ने साइन भी नहीं किया और इन्होंने इन्वेजन भी नहीं किया था। तो ट्राइबल इन्वेजन जब हुआ था, आज हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। क्या हुआ था जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ? अब ऐसा डर लग रहा था हरी सिंह को, शायद ये सारा कश्मीर अब पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इतना ख़तरनाक प्लान वो इन्वेजन था ट्राइबल्स का। और वो उन्होंने बहुत सारे जगह कब्ज़े में ले ली थी। तो तब जाके हरी सिंह ने जल्दी एक अपना डेलीगेशन भेजा दिल्ली, और दिल्ली वालों से कहा कि हमारी मदद करो, हमें फ़ौज भेजो, हमें पाकिस्तान वाले इन्वेड कर रहे हैं, उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। तो दिल्ली वालों ने बोला हम क्यों भेज देंगे? तो आपने बोला हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप खुद लड़ो। लेकिन फिर थोड़ा एग्रीमेंट करने के साथ साथ बोला हमें ऑटोनॉमी दे दो, बाकी सारा आप ले लो। मतलब हम आप इंडिया के अंदर ही एज ऑटोनॉमस स्टेट रहना चाहते हैं। थोड़ा मतलब पावर्स हम लॉज अपने बनाएंगे, लेकिन जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स है वो सारा आप हैंडल करेंगे। मिसाल के तौर पर डिफेंस, जो आर्मी का, वो आप ही हैंडल करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और जितने भी अलाइड मैटर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा आप हैंडल करो। तो इंडिया को इसी में फ़ायदा था, क्योंकि अब ये समझो ऑटोनॉमस बॉडी ही रहने वाली थी। तो क्या हुआ था 1947 में? जो ब्रिटिशर्स ने सारी प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि जो आपकी मर्ज़ी वो करो, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हो। इट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में खड़ा हुआ, उसको उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसी की वजह से ये सारा यूनियन हुआ। तो 3 ऐसी स्टेट्स थे जिन्होंने यूनियन के साथ जुड़ना नहीं समझा। एक थी जो JNK, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। तो ऐसा नहीं था कि ये इंडिया नहीं चाहता था कि इनको अपने कब्ज़े में ले लिए, मगर वो चाहते थे देखते हैं कोई आराम से इत्मीनान से आएगा हमारे साथ तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो उसको लाठी से फिर लाएंगे। लेकिन लाने तो थे, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आते थे, ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, इसलिए इनको बेहतर था, वरना ये पाकिस्तान की कॉलोनीज फिर बन जाती इंडिया के अंदर, एनक्लेव्स। इसलिए सरदार पटेल जी वो चाहते थे कि इनको सबको, चाहे लाठी ज़रूरत पड़ेगी वो भी देंगे, या आराम से कुछ एग्रीमेंट करके। तो हमारे JNK ने क्या किया, उन्होंने आराम से एग्रीमेंट करके लिया। अच्छी बात है कि थोड़ा कुछ ऑटोनॉमी मिल गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकते थे उसके बाद। लेकिन जूनागढ़ का राजा था, वो नॉन मुस्लिम था, और वो मुस्लिम था, और बाकी जो पॉपुलेशन थी वो तो हिंदू, राजपूत, बाकी चीज़ें थी। तो क्या किया, पटेल ने बोला कि चलो पहले साइड करते हैं, जो जिसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट या इंडियन यूनियन के साथ। ऑब्वियसली वो तो मुस्लिम राजा के साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज़ की थी। तो जब पटेल को कंफर्म पता था कि ये टेरिटरी हमारे साथ ही आने वाली है, तो प्लेबिसाइड हुआ। तो क्या हुआ फिर, जूनागढ़ मिल गए, इंडियन यूनियन के साथ हो गई दो। तीसरी रह गई हैदराबाद। हैदराबाद की मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी और मुस्लिम रूलर भी थे वो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने नहीं माना, फिर आर्मी भेजनी पड़ी और उनको डेर करना पड़ा और हमला करना पड़ा, और इन्वेजन हुआ उस टेरिटरी का। तो मतलब
आखिरकार ये सारी टेरिटरीज इंडियन यूनियन के साथ ही मिल गई। तो इसी तरह कश्मीर का जब यूनियन, तो उन्होंने बोला 3 चीज़ों पर आपको हक देंगे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये हरी सिंह ने लेटर भेजी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड माउंट बैटन था इस वक्त। तो 27 अक्टूबर 1947 को इसने एक्सेप्ट किया एक्सेशन, ठीक है। तो और इसके बाद क्या हुआ? जब एक्सेशन हुआ, इसके बाद उन्होंने बोला कि अब शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट करेंगे एज इमरजेंसी हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि अब फौज भेजा गया था और हमला और यहाँ से काउंटर स्ट्राइक हुई ट्राइबल्स को, और ट्राइबल्स को खदेड़ दिया गया, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या बनाया गया? इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा। महाराजा धीरे धीरे अब हुकूमत, जो इसका दबदबा था वो छोड़ने लगा, क्योंकि अब इसको पता था मैं अब प्रिंस नहीं हूँ, अब ये इंडियन यूनियन के साथ मिल ही गया। तो इसके बाद हरी सिंह ने एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई। इंटरम गवर्नमेंट में क्या था? जो महारचंद महाजन था, 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, तो ये याद रखना, हु वाज महारचंद महाजन, वो 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। उसी को अपॉइंट किया एज प्राइम मिनिस्टर। ये इलेक्टेड नहीं था, ये नॉमिनेटेड था बाय हरी सिंह ऑन 15 अक्टूबर 1947 टू 15 मार्च, बस कुछ महीनों के लिए इसको, जब तक इलेक्शन हो जाए यहाँ, ठीक है। फिर पहला इलेक्शन हुआ यहाँ 5 मार्च 1948 को, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज फर्स्ट इलेक्टेड पीएम बनाया। वो देखो, अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था महारचंद महाजन। अगर ये क्वेश्चन आया हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फर्स्ट पीएम कौन था अब? महारचंद महाजन। तो शेख अब्दुल्ला ओवरऑल 2nd पीएम था JNK का टिल 1953। इसके बाद इसने बगावत हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ये हमेशा बगावत चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट ही रहेगा, इसलिए इसने फिर इसको जेल में भेज दिया फिर से। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद करण सिंह आ गया। इमरजेंस ऑफ करण सिंह हम पढ़ेंगे। करण सिंह कौन था? महाराजा हरी सिंह का बेटा, बॉर्न इन 1931। In 1949 he was appointed as Prince Regent of Jammu and Kashmir state after his father stepped down, और इसका बाप जो नीचे उतर गया, फिर उसको क्राउन प्रिंस रखा गया, और फॉलोइंग द स्टेट्स एक्सेशन टू द इंडिया। और किसके बाद जब एक्सेशन हुआ, इसके बाद इसने स्टेप डाउन किया, हरी सिंह ने सबकदोश हुआ अपनी पद से, और करण सिंह को बिठाया इन 1951 टू 65। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये प्रिंस सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। इसके बाद इसको क्या बनाया गया? हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट इसी को बनाया गया, सदर रियासत। अब कौन था प्राइम मिनिस्टर? था अब शेख अब्दुल्ला, और ये प्रेसिडेंट था ये करण सिंह ही, ये बात याद रखना। इसके बाद क्या हुआ? आर्टिकल 370 आ गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आर्टिकल 370 में कैद कर लिया, जिसको हम स्पेशल स्टेटस के नाम से बता रहे थे, जहां वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकती है, अपनी ये टेरिटरी या रेजिडेंट्स जो है वो खुद, मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स जो है वो वही मतलब रह सकते हैं, और कोई बाहर का नहीं आ सकता है। ऐसे कुछ बाकी सारे ये इसमें बहुत ज़्यादा वो थे पावर्स आर्टिकल 370 में, जो ऑटोनॉमी देता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो वो कब हुआ? एनफोर्स कब हुआ? 17 अक्टूबर 1949। ये बात याद रखना, 17 अक्टूबर 1949 ये में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैद हुआ और एनफोर्स हुआ, विच गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब जब हमें हक दिया गया आर्टिकल 370 ने कि आप अपने लॉज खुद बना सकते हो अपनी कंट्री जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने बनाई? 1 मई 1951 करण सिंह ने डायरेक्ट किया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करण सिंह ने, जो प्रेसिडेंट था, उसने बोला चलो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करो और यहाँ लॉज बनाने स्टार्ट करो। एंड 31 अक्टूबर 1951 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम,
اور غلام محمد صادق واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی. یہ بات یاد رکھیں، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا پریزیڈنٹ کون تھا؟ غلام محمد صادق. یہ غلام محمد صادق کون تھا یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. اس کے بعد ہوتا ہے دلی ایگریمنٹ. دلی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ مطلب شیخ عبداللہ ہمیشہ ایسے ویسے الٹی شلٹی کام کرتے رہتا تھا، اس لیے اس کو جواہر لال نہرو نے دلی بلایا 24 جولائی 1950، اور ان کا کچھ آپس میں کچھ گٹھ جوڑ ہو گیا اور پھر شانت ہوا شیخ عبداللہ، اور اس ایگریمنٹ کو بولتے ہیں ہم دلی ایگریمنٹ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی فارم ہو گئی، دلی ایگریمنٹ ہو گئے، اس کے بعد شیخ عبداللہ کو اپنے پد سے ہٹنا پڑا. میں نے آپ کو بولا پرابلم کی کیا تھی. اگر یہ پورا فیمس تھا کشمیر میں، لیکن اس نے مطلب بغاوت کرنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو جیل میں بھیج دیا. تو نیشنل کانفرنس نے بخشی غلام محمد کو اپوائنٹ کیا ایز تھرڈ پرائم منسٹر. اس کو الیکٹ کیا 9 اگست 1953 کو، اور 60 یہ پورے 10 سال پھر پرائم منسٹر رہا بخشی غلام محمد. تو بخشی غلام محمد کو آلسو نون ایز آرکیٹیکٹ آف ماڈرن کشمیر. یہ کوشچن آیا تھا، ہو از آلسو نون ایز آرکیٹیکٹ آف ماڈرن کشمیر. یہ تھا بخشی غلام محمد. یہ بات یاد رکھنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 17 نومبر 1956 Constitution was approved and adopted by the state on 17 نومبر 1956 کو اڈاپٹ ہوا کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. جموں اینڈ کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کب اڈاپٹ ہوا تھا؟ 17 نومبر 1956. یہ کوشچن ایز اٹ از آتا ہے، اڈاپٹ کب ہوا. اینڈ آن 26 جنوری 1957 کانسٹیٹیوشن کیم انٹو فورس کب ہوا؟ ایک ہوتا ہے اڈاپٹ، مطلب جب بل پاس ہوتی ہے وہ ایکٹ بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے انفورس، اب وہ سوسائٹی پر کب انفورس ہو گیا اس کا کوئی ڈیٹ ہوتا ہے. تو 26 جنوری 1957 کو یہ انفورس ہو گئے. تو اس کانسٹیٹیوشن کا جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھا، اس کا یہ چیئر پرسن کون تھا؟ چیئرمین تھا گرداری لال ڈوگرا. یہ بات یاد رکھنا. ہو واز دا چیئر مین آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن؟ وہ تھا گرداری لال ڈوگرا. یہ کوشچن ایز اٹ از آتا ہے، چیئر پرسن کون تھا. یہ اس کے ہمیں اور بہت زیادہ پڑھنا ہے، ابھی بہت زیادہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کہ ہم آج کے لیے اتنا ہی پڑھیں گے. ملتے ہیں کل نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے غلام محمد صادق کے بعد کیا ہوا. مجھے لگ رہا ہے یہ سیشن آپ کو اچھا لگے گا. اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، تاکہ ایسے ہی سیشنز کنٹینیو رہیں گے اور آپ کو بھی اچھے سے یہ پریپریشن بھی ہو جائے گی، اور آپ کے ایگزامز میں یہ کوشچن سارے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.